अच्छा जी, डैमेजेस पे कल बात डैमेजेस तक पहुंची थी और डिस्कस जो है वो हमने ये करना था कि डैमेजेस जो हैं वो हैं क्या, तीन किस्म की हमने ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो जो रेमेडीज हैं वो तीन डिफरेंट किस्म की होती हैं। मोहम्मद हसनैन रशीद साहब बताएंगे, क्योंकि बाकी तो मेरा ख्याल है कल क्लास में भी शायद नहीं थे तो इनको तो पता भी ना हो डैमेजेस क्या थी, सॉरी रेमेडीज क्या होती हैं। और अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? उसको रिसाइंड करना कहते हैं, रिसेशन हमने पढ़ा था। ओके सर। हाँ, सर चीजें अगर यार नेक्स्ट वीक पेपर है, तकरीबन कोई 3 के करीब चैप्टर्स जो हैं वो उम्मीद है इंशाल्लाह आएंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो कल आपने वो जो क्विज अगर आपने दिया था तो क्विज से थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो आपको शायद हो गया हो कि क्वेश्चंस किस किस्म के होंगे। तो लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर अगर वो क्लास में ही नहीं आते हैं? टोटल हम लोग हैं कितने इसमें, हम इसमें एसीएल में? मुझे इन्होंने वैसे तो एक लिस्ट भेजी हुई थी, देखते हैं कि उसमें टोटल लोग जो हैं वो कितने हैं। सीआर कौन है आपका? हमाद। हमाद ने अभी तक कोई क्लास ली है एसीएल की? पता नहीं सर ली है या नहीं ली, आइडिया नहीं है इसमें। एक मिनट, इन्होंने यार लिस्ट भेजी थी।
ये तो बहुत से लोग हैं यार। यस सर, बहुत सारे हैं सर। ये तो क्लास में तो मैक्सिमम भी अगर आ जाएं तो ये तो कोई मैक्सिमम भी जो होते हैं तो वो मैं डायरी पे नोट करता रहता हूँ, लेकिन मैक्सिमम भी हो जाएं। मेरा ख्याल है 15 तक बात पहुंची होगी। और ये तो ये कितने हैं, ये एक एडवांस कमर्शियल लॉ, 30 लोग हैं यार ये तो अच्छा खासा बंदा है। यस सर। ये मोहम्मद हसनैन रशीद साहब तो आते रहते हैं, अहमद रियाज साहब भी नज़र आते रहते हैं, मोहम्मद हसनैन साहब भी नज़र आते रहते हैं, मुबीन गफ़ार नहीं नज़र आते, हंजला अली नज़र आते हैं, हसन जमाल का नहीं पता, अब्दुल बासित बिन सगीर नैयर साहब नज़र आते रहते हैं, मोहम्मद उस्मान मकसूद का नहीं पता लगा, अरसलान राजिक पता नहीं, शायद ये वही हैं जो अरसलान एक आता है, शामिर होता है, जी जी सर। हसन रज़ा है, हसीब अहमद है, दील अहमद है, मोहम्मद हमाद है, मारिया असलम है, कभी इनका नहीं पता लगा, हमजा नदीम नहीं पता लगा, असद अली, वलीदुर रहमान, फहद शकील, बख्श इकबाल साहब हैं, कभी नाम आई डोंट थिंक कि मैंने देखा है इनका, मुजम्मिल हबीब हैं, मोहम्मद हुज़ैफ़ा हैं, मोहम्मद ताजवर साहब हैं, अमरीन आरिफ हैं, हसन अहमद सलीम हैं, हिना एजाज, रुबान अजहर कभी नहीं नज़र आए, आसिया राशिद। सर ये बीएस वाला कोई नहीं आता। तो ये जब पेपर होगा तो पेपर में क्या ये लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही काम चलता रहा है कि वो क्लासेस वगैरह नहीं लेते, और तो क्लासेस नहीं लेंगे तो चीज़ें इनको समझ कहाँ से आएंगी? नो सर, लेते रहे हैं क्लासेस पीछे पिछले सेमेस्टर में। मैं चलेंगे 1 मिनट, सॉरी, इजाज साहब से भी बात कर लूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं वालेकुम सलाम। डिस्कस करना
वो नाश्ता कर लेंगे। अच्छा जी यार, अच्छा ये एक आप लोगों में से सारे के सारे बीकॉम वाले ही हैं या कोई बीएसएफ वाला भी है आप में से? बीकॉम वाले हैं साथ सारे। सारे ही बीकॉम वाले हैं। चलें, इजाज साहब से तो अभी बात नहीं हुई मेरी, तो मैं उम्मीद है मैं दिन को इंशाल्लाह उनको भी कॉल करके बात कर लूँगा कि ये जो बीएसएफ वाले लोग हैं ये बिल्कुल ही, तो अभी नेक्स्ट मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर मैंने रखना वही है, तो ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे और पास कैसे होंगे जब क्लास ही बिल्कुल जो है तो क्लास नहीं ले रहे हैं। ये जो 6-7 लोग हैं चलेंगे, ये तो नज़र आते रहते हैं। अरसलान साहब भी बीच बीच में दर्शन कराते रहते हैं, कोई थोड़ी सी इनसे भी मुलाकात होती रहती है। शामिर साहब हैं, हसनैन रशीद साहब हैं, ये वो रियाज साहब हैं, एक और हसनैन है, तो ये बाकी भी जो नज़र आ रहे हैं, नैयर है, तो ये तो चलें ठीक है, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो तो बिल्कुल ही वो ग्रुप में ऐड हैं। ग्रुप में कितने लोग ऐड हैं उसमें? सर बीकॉम वाले सारे ऐड हैं। नहीं, बीएसएफ वाले ऐड ही नहीं है। नहीं सर। उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? ये तो फिर हम क्लासेस ले रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हम क्लास ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे। जरा ये तो कमाल नहीं हो गया। सर देख लें। हेलो। अच्छा जी, डैमेजेस, ये मसला तो ये हल करते हैं, ये तो काफ़ी काम ख़राब है। खैर एनी हाउ, डैमेजेस में हमने कल बात की थी कि हमारे पास 3 तरह की बेसिकली रेमेडीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं।
एक जो है वो इक्विटेबल कॉमन लॉ रेमेडीज हैं, इक्विटेबल रेमेडीज हैं और क्वांटम मेरिट क्लेम है। इनमें से तीन में से एक, ये जो क्वांटम मेरिट क्लेम है, ये तब होता है जब आप आधा तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुके हों और आधा जो है वो रहता हो, और बीच में आप जो है वो ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो आधा परफॉर्म हो चुका है तो उसके पैसे या वो जो है वो आपको अलाउ करना चाहिए। नहीं नहीं, नो। तो ये क्वांटम मेरिट क्लेम है। इसके अलावा बाकी वो जो हैं इक्विटेबल में हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की थी, कॉमन लॉ रेमेडीज में हमने डैमेजेस की बात की थी कि प्राइस और डैमेजेस वगैरह जो है वो उसमें क्लेम की जा सकती हैं। तो यार कमाल हो गया अल्लाह की कसम। फॉलोइंग, अब ये तो पता है ना, जो आप लोग आए हुए हैं आप लोग तो बता सकते हैं, या चलेंगे मैं ग्रुप में भी बंद क्यों कर दूं? आप लोग तो बता सकते हैं ना अपने क्लास फेलोज को कि एक तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमने डिस्कस किया है, एक हमने डिस्कस किया हुआ है जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं तीन में से जो है वो पेपर भी हम डिस्कस करेंगे अपना। ठीक है, बीकॉम वालों को तो मैंने कहा यार इतला दे दी जाए जो जो आए हुए हैं, ताकि इनको ये जहन में हो। ये 3 चैप्टर्स हैं, इन्हीं 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिएगा, इन्हीं में से जो है वो आपका पेपर भी आ जाएगा। अच्छा, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होती हैं कि आर दोज विच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रीच इटसेल्फ। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं जो हमारा अच्छा, these damages can be recovered if the following 2 conditions are fulfilled। एक तो यूजुअल कोर्स ऑफ मैटर्स जो हैं उसमें डैमेजेस जो हैं वो दी जाएंगी। डैमेजेस भी जो हैं इसके बारे में हमने एक बात और जो पॉइंट कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि डैमेजेस जो हैं वो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसका क्लेम जो है वो सिर्फ सेटल करने के लिए होती हैं, पनिश करने के लिए नहीं होती हैं। रीजनेबल किस्म की जो रीजनेबल किस्म का जो लॉस उसका हुआ होगा दूसरी पार्टी का, वो रीजनेबल लॉस आप सिर्फ पे जो है वो करेंगे, अदा करेंगे। उसके अलावा जो है वो आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, तो मैं बेटा वो एक चीज़ होती है उसको मैनेजमेंट कहते होते हैं। आप मैनेजमेंट से रब्ता तो करें कि यार क्या हो रहा है, एसीएल की क्लास हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो वो बाकी लोगों का भी तो कोई वो वो बनता है कि वो बाकी लोग मैनेजमेंट, अब हम तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते से 4 हफ्ते से तो हम क्लासेस ले रही हैं। मैं इनके ग्रुप में वो भी डाल रहा हूँ, वो लिस्ट आई है मेरे पास इनकी तरफ से, उसमें 30 स्टूडेंट थे। मैंने कहा जी 30 तो कभी भी नहीं आए हैं। उससे आज इनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि ये जो BSAF वाले होते हैं वो होते ही नहीं है। ग्रुप में देखा तो ग्रुप में है, तो मेरी व्हाट्सएप पे भी है बिल्कुल। अगर क्लासेस नहीं हो रही थी, मिड टर्म आ गए हैं, तो आप लोगों का भी कोई वो नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप लोग ही पूछ लेते कि जी अभी तक ACL की तो क्लास नहीं हुई, तो उसका पेपर किस किस्म का आएगा, कौन बनाएगा, किस तरह पेपर हम देंगे। आप लोग भी नहीं पूछ सकते थे। मैनेजमेंट से तो चले उन्होंने तो वो मेरे पास तो जिन लोगों का नंबर था मैंने उसको ऐड किया,
उसने आके ग्रुप बना के उसने अपनी क्लास का ग्रुप बनाया, उसने मुझे ऐड कर लिया उसमें। मैं उसमें जो भी हमारा लेक्चर या जो भी मटेरियल है मैं शेयर किए जा रहा हूँ। मैं तो यही समझ रहा था कि खाली ये लोग हैं। कि यार लिंक क्यों नहीं आ रहा है, क्लास हो रही है सर, सर एजाज क्लास हो रही है नहीं हो रही है, मैम साइमा क्लास हो रही है नहीं हो रही है, मैम समरा क्लास हो रही है नहीं हो रही है, आप लोग ही पूछ लेते। ठीक है, और अभी भी क्लास चल रही है, 15 मिनट्स आखिरी रह गए हैं, 14 मिनट्स। कमाल हो गया यार, खूबसूरत बात हो गई, जबरदस्त काम हो गया भाई। अच्छा, the aggrieved party must suffer by breach of the contract and the damage must be a direct consequence of the breach of the contract। ये दो कंडीशंस इसमें फुलफिल होंगी। अगर आपने म्यूचुअल, ये जो द एग्रीव्ड पार्टी मस्ट सफर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है तो उसके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अरसलान साहब कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? सर जी अभी तो आपने ये बताई है ना, ये दो दी एग्रेडिव पार्टी मस्ट सफर्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ये जो नीचे ये दूसरी पिछला वाली है। चैप्टर है, ये पिछला चैप्टर है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हसीब अहमद, यस सर। म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ या म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? चलिए, मुझे जवाब मिल गया। हसन रजा, सर मुक्का कर मुक मुका कर रहे हैं, क्या बात है। वलीदुर रहमान, सर अगर वो परफॉर्म नहीं होता टास्क सर, अगर है तो, या जो पार्टीज जो है सर इन्वॉल्व, वो उनने बिजनेस सीज कर दिया वो करना, तो सर इस तरह टर्मिनेट हो सकता है सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। शामिर अहमद, यस सर। पिछले चैप्टर का नाम क्या था यार, ये को बता सकता है? वलीदुर रहमान या हसन रजा या हसीब अहमद या राजा अरसलान? बख्श इकबाल साहब हैं? नहीं है। और आज शकील भी नहीं है। वलीदुर रहमान है? यस सर।
चलें, ताकि अब मेरे पास ज़रा ये एक्सेल शीट आ गई है आपकी, तो मैं अब ज़रा एटलीस्ट आई कैन कीप ट्रैक। असद अली साहब तो नहीं है, हमजा नदीम साहब, मारिया नदीम भी नहीं है, मोहम्मद हमाद भी नहीं है, अदील अहमद भी नहीं है, हसीब अहमद, यस सर मैं हूँ। हसन रजा तो हैं, हसन रजा, यस सर। शामिर अहमद, सर अरसलान राजिक हैं आप? शमीर अहमद सर। नहीं, अरसलान जो है जो यहाँ क्लास में है, ये अरसलान राजिक हैं? जी सर। मोहम्मद उस्मान मकसूद तो नहीं है, नैयर जमान साहब आए थे, अब नहीं है बहरहाल, लेकिन चलें ठीक है जी। हाँ, प्रेजेंट मैंने लगा दी थी, मैंने कहा आए तो थे, वैसे भी होते ही हैं। अब्दुल बासित नहीं है, हसन जमाल नहीं है, हंजला अली सत्ती थोड़ी देर के लिए आए थे, क्या करूँ इनका। मुबीन गफ़ार नहीं है, मोहम्मद हसनैन मोहम्मद अहमद रियाज, मोहम्मद हसनैन रशीद, यस सर। ठीक है। और ये सारी कौम नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, पिछले चैप्टर का नाम था डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ऑल्टरेशन थी, नोवेशन थी, वेवर थी। ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आप अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहें तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, नया वाला जो है वो शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, हमने इसमें उसकी डिफरेंट परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल थी परफॉर्मेंस जिसमें, और दूसरी जो है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने पिछले उसमें पढ़ी थी। तो बहरहाल बताने का यहाँ मकसद ये है कि द एग्रीव्ड पार्टी मस्ट सफ़र बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से ख़त्म कर दिया है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, तो वो फिर उस पर ये डैमेजेस अप्लाई नहीं होती उस पर, और आप रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डैमेजेस में ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। और ये तो वो हैं जो कि ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। स्पेशल डैमेजेस में क्या होगा, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम फॉर द लॉस विच द पार्टीज knew about at the time they made the contract as likely to result from such breach of the contract. Special damages are due to special losses which are in reasonable contemplation, यानी contemplation means कि उनके जहन में, उनकी सोच में ये पहले से बात थी, which are in the reasonable contemplation of the parties at the time of formation of the contract. A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that B may give possession of it at that time to C. 1 जनवरी को A ने घर जो है वो फिनिश करके देना है ताकि B वो उसको C को हैंड ओवर कर सके। To whom B has contracted to let it. B ने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है 1 जनवरी तक। A is informed of the contract between B and C. B ने बता दिया कि भाई 1 जनवरी तक तैयार कर दे,
मैंने ये मकान आगे देना है. A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to be rebuilt by B, who in consequence loses the rent which he was to have received from C, and is obliged to make compensation to C for the breach of his contract. A must make compensation to B for the cost of rebuilding the house, for the rent lost, and for the compensation made to C. सी ने बी को बताया हुआ था कि यार भाई देख ले, तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई जगह रहने के लिए नहीं है. बी ने ए को बता दिया कि भाई हर सूरत में 1 जनवरी तक घर तैयार करके देना है. ए ने कहा ठीक है. ए ने बहुत ही फजूल घर बनाया कि वो गिर गया. बी को घर भी बनाना पड़ा. सी ने आगे बी को बातें सुनाई कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था वो कॉन्ट्रैक्ट आपको फुलफिल भी करना चाहिए, और अब मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ. तो बी ने उसको जेब से पैसे दिए कि भाई आप ये रेंट पकड़ें, आप किसी जगह पे जाके रह लें. तो ये सारी अमाउंट जो है, जो रीबिल्डिंग ऑफ द हाउस पे है, बी को रेंट मिल सकता था वो भी गया, वो भी ए भरेगा, और जो बी ने सी को पैसे दिए हैं वो भी ए भरेगा. बी को 30,000 मिल सकते थे और उल्टा उसकी जेब से 30,000 रुपये निकल गए. 30, 40, 50, 70, जो भी 15, 20, जो भी रेंट था जो उसकी जेब से निकल गया है वो भी वापस करेगा. जो रेंट लॉस हुआ वो भी वापस करेगा. और ये स्पेशल डैमेजेस हैं. इसमें पहले से पता था कि अगर ये काम हुआ तो डैमेजेस बढ़ जाएंगी. पहले से बताया गया था. ऊपर ऑर्डिनरी डैमेजेस में ये काम जो है वो नहीं हो रहा. तीसरा फिर है एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस. Exemplary damages are those which are awarded with a view to punish the wrongdoer and not primarily with an idea of awarding compensation to the injured party. Usually damages जो होती हैं वो compensation to the injured party होती हैं, not to punish the wrongdoer होती हैं. Normally पनिश करने के लिए नहीं होती. ये बात हमने अब से तकरीबन 15 मिनट पहले भी की थी. जैसे ही डैमेजेस का हमने काम या बात जब डैमेजेस पे शुरू की तो हमने उस वक्त बात ये की कि डैमेजेस कॉम्पनसेट करने के लिए होती हैं कि यार अगले बंदे के साथ, बेचारे के साथ ज्यादती हो गई है तो उसको अकोमोडेट कर लिया जाए, लेकिन पनिश करने के लिए नहीं होती. अब ये समझाया इसलिए जा रहा है कि पनिश करने के लिए नहीं है, और सिर्फ कि भाई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की हाई अमाउंट की नहीं होगी, रीजनेबल किस्म की डैमेजेस होंगी. स्पेशल वाले को छोड़ के जिसमें पहले से पता था कि भाई ये लॉस हो सकता है. डैमेजेस जो होती हैं, मुझे मेंटल परेशानी हुई है उसके इतने पैसे दें, मेरी मार्केट में गुडविल हिट हुई है उसके इतने पैसे दें. ना भाई, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं. जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं कोर्ट तुम्हें वो रिकवर करवा के दे सकता है. ये ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात कर रहा हूँ. कोर्ट तुम्हें रिकवर करवा के दे सकता है वो पैसे. अगर ऑर्डिनरी डैमेजेस का केस है तो सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें देने पड़े हैं कोर्ट के थ्रू वो रिकवर हो जाएंगे. एग्जाम्पलरी डैमेजेस में ये विंडिक्टिव जो हैं, इंतकामी किस्म की वो जो हैं, या इसमें ये पनिश करना है आपने दूसरे बंदों को, लॉ पनिश करेगी. The court may award these damages in case of a breach of promise to marry, where damages shall be calculated on the basis of mental injury sustained by the aggrieved party. या कोई भी और ऐसा कि जिसमें आप ये प्रूव करने के उसमें हो जाएं कि मेरा मेंटल पर्सनल किस्म की चीज़ थी और आई हैव सफर्ड मेंटली, फिर कोर्ट वो मेंटल डैमेजेस भी आपको रिकवर करवा के देगी. रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर.
In case of wrongful dishonor of a check, the rule is smaller the amount of check, larger will be the amount of damages awarded. अब ये जो इसीलिए वो जो चेक डिसऑनर जब यानी अमाउंट ना हो आपके अकाउंट में या कुछ इस तरह जिसकी वजह से डिसऑनर होने के, अब ये डिसऑनर किस किस किस्म के हो केसेस में या कब कब चेक जो है वो पे करने से इनकार कर सकता है, जो आपका बैंक होता है उसकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी जो हैं वो फिर हम देख लेंगे। तो रॉन्गफुल डिसऑनर, रेपुटेशन आपकी हिट होगी, आप डिसऑनर अगर चेक हो जाए तो आपके ऊपर केस हो के आप अंदर भी हो सकते हैं, कैद भी हो सकती है आपको, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। अब अगर इस किस्म का अगर गलती से किसी का वो उसका हो गया है और आपको अगर थाने रहना पड़ जाता है तो ये बहुत सवियर किस्म की गलती है और इसको करेक्ट करने के लिए यानी जो डैमेजेस भी होंगी वो नॉर्मल या ऑर्डिनरी डैमेजेस पे नहीं की जाएंगी, एग्जाम्पलरी डैमेजेस होंगी। A trader may recover such damages as wrongful dishonor of check shall adversely affect his goodwill, but a non-trader whose check is wrongfully dishonored will have to prove the loss of goodwill before claiming such damages. अब वो अगर कोई उसको लीगल कोई मामलात भी हैंडल करने पड़ते हैं वो भी देने पड़ेंगे उनको, गुडविल जो उसकी हिट हुई है वो भी अमाउंट देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में है, स्पेशल डैमेजेस जब लोगों को पहले से पता था, एग्जाम्पलरी डैमेजेस जब एग्जाम्पलरी डैमेजेस में क्या हो रहा है कि एग्जाम्पलरी डैमेजेस में पनिश किया जा रहा है, और नॉमिनल डैमेजेस हैं। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, नॉमिनल यानी बेसिक सी बहुत ही मामूली सी जो है वो are awarded where the injured party has sustained damage of a short but not of a substantial nature to be reckoned। यार नॉर्मल सा इसका नुकसान हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से फिर ये है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको डैमेजेस भी नॉमिनली पे की जाएंगी, मामूली ही पे की जाएंगी। Where the breach is technical and the injured party has no intention of performing his part of the contract। अब ये conditions हैं इसकी। Where the injured party has not suffered any actual damage or fails to prove that he has, or where damage is due to the fault of the injured party। फिर हैं damages for inconvenience and uneasiness। If a party has suffered physical inconvenience and discomfort due to breach of the contract, the party can recover the damages for such inconvenience and discomfort। आपने एयरलाइन टिकट बुक करवाई हुई थी, आपकी बिजनेस मीटिंग थी, कराची आपने जाना था, उन्होंने आपका टिकट जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया विदाउट एनी, आपको ऑल द वे कराची तक ट्रेन के थ्रू जाना पड़ा, और ट्रेन के थ्रू जाना पड़ा, 24 घंटे भी लगे आपको, तकलीफ परेशानी अलहदा आपको काटनी पड़ी। अब ये इसके लिए फिर आप डैमेजेस फॉर अनकन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस एंड अनईजीनेस आप अप्लाई करेंगे। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वेयर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट specify a sum which will become payable by the party responsible for the breach। Such specified sum is called liquidated damages। खुद से ही पहले ही मुकर्रर कर दिया उसको।
कि अगर दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो वैल्यू ऑफ द डैमेजेस क्या पे करनी पड़ेगी उसको, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाएंगे। और लास्ट में है जी पेनल्टी। If a contract states that a particular sum is to be paid on breach of the contract and that sum is not genuine pre-estimate of the loss that would be suffered in event of the breach, or that the sum is disproportionate to the actual loss likely to result due to breach, this is penalty clause. The court can decrease but not increase the penalty stipulation. कोर्ट उससे कम की अमाउंट तो अवॉर्ड कर सकती है, उस जितनी अमाउंट उसमें लिखी हुई थी उससे बढ़ा नहीं सकती। जो अमाउंट आपके दरमियान डिस्कस हुई थी उतनी अमाउंट जो है वो, या तो उतनी अमाउंट का लॉस नहीं हुआ और वो अमाउंट ठीक नहीं थी, आपका एस्टिमेट ठीक नहीं था, या फिर यह है कि जो तकसीम की गई है डिसप्रोपोर्शनेट है, तकसीम ठीक नहीं की गई है। तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी और वो पेनल्टी डैमेजेस की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट है, टू पार्टीज में एग्री टू गिव अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बजाय पेनल्टी और डैमेजेस लगाने के इंटरेस्ट पे कर देंगे। ये ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मैटर्स का जो केस है उसमें ये चीज़ जो है वो हुआ करती है। फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी वो जो आप बयाना जमा करवाते होते हैं उसको कहते हैं। और फॉरफीचर है कि ठीक है मैंने ये चीज़ खुद ही फॉरफीट कर दी है, मैंने सरेंडर कर दी, छोड़ दी, बहुत ही आसान अल्फाज में छोड़ दी। फॉरफीट वैसे वो कहते होते हैं, फॉरफीचर जो लिखा हुआ है ये बेसिकली सरेंडर करने को कहते हैं, छोड़ने को कहते होते हैं। A clause in a contract which provides for forfeiture of security deposit in event of failure to perform is in the nature of a penalty. आपने वो किया कि बयाना भी कर दिया और उसके बाद आपने कहा कि नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, तो बाय लॉ अब आपको वो बयाना जो आपने जमा करवाया हुआ था तो वो एज अ पेनल्टी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डैमेजेस जी हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट अनटिल एंड अनलेस वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस हों। The injured party is to be placed in the same position as money can do if the contract had been performed. The aggrieved party can recover actual loss suffered by him arising naturally. The fact that damages are difficult to assess does not prevent the injured party from recovering. Or where no real loss arises, nominal damages are awarded. अब ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पीछे कि यानी अगर जो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करनी पड़ी है, एक तो अमाउंट उतनी पे की जाएगी। ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल लॉस है सफर्ड बाय हिम वो उसको हम पे कर देंगे। अगर पैसा ही उसका हल है, जो हमने वो देखा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, वो जो कल हमने बात की थी कि अगर दिल का ऑपरेशन हो रहा है तो भाई वो दिल का ऑपरेशन है, वो कोई और बंदा अगर बहुत कोई बीटिंग हार्ट सर्जरी है और एक ही बंदा जानता है तो पैसे आप दे भी देंगे तो यार पैसों से मेरा दिल तो नहीं ठीक होने लगा, और पैसे भी क्योंकि नॉमिनल ही डैमेजेस होंगी तो मैं वो पैसों से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, इलाज सस्टेन भी नहीं कर सकता, तो मुझे इसी बंदे से काम करवा के दिया जाए। तो बहरहाल जहाँ पे पैसा हल है तो ठीक है, तो उसी के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन अगर पैसा हल नहीं है तो जी
ठीक। अगर डैमेजेस डिफिकल्ट टू असेस भी हैं, जैसे वो मेंटल स्ट्रेस और गुडविल के केस में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको रिकवर करवा के दी ही ना जाए। उसकी कोई ना कोई बेसिस ज़रूर कॉर्पोरेट लॉयर्स वगैरह जो है वो उसकी असेस करके और वो सजेस्ट कर सकते हैं जो कि उसको पे की जा सकती है। और जहाँ पे कोई रियल लॉस नहीं हुआ तो वहाँ पे नॉमिनल डैमेजेस वगैरह जो हैं वो पे कर दी जाएंगी। If the party fix any amount as damages in case of breach of the contract, then the court will allow only reasonable amount. जैसे अभी भी हमने बात की कि कोर्ट बढ़ा नहीं सकती, कोर्ट कम बहरहाल ज़रूर जो है वो कर सकती है, अगर वो आपस में उन्होंने पहले से तय किया हुआ हो तो। It is the duty of the injured party to minimize the damage suffered. पनिश नहीं करना, सिर्फ उसको सबक सिखाना है कि यार नेक्स्ट टाइम आपने ये हरकत की तो पैसे आपको पे भी करने पड़ सकते हैं, और डैमेजेस का क्लेम भी हो सकता है कोर्ट में जाके, ख्वार भी हो गए। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। There are some losses which clearly result from the defendant's breach of contract but are considered too remote from the breach for it to be fair to expect the defendant to compensate the claimant for them. Sometimes इस तरह हो जाता है कि सिचुएशन इतनी, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतनी मुश्किल से इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि ये डैमेजेस का, वो डैमेजेस की सिचुएशन बनती ही नहीं है। जैसे टैक्सी ड्राइवर इज बुक्ड टू टेक द पैसेंजर to the airport in time for a certain flight to Karachi, where the passenger expects to complete a deal worth rupees 1 million. If the taxi driver breaches the contract by arriving late, the taxi firm may be liable for expenses such as an extra cost for getting the next flight, but is unlikely to be expected to compensate the passenger for the loss of 1 million. भाई हमने पहुंचाने का इरादा किया था, बात भी तय हुई थी कि जल्दी पहुंचा दूंगा, अब कराची की ट्रैफिक है तो, या लाहौर की ट्रैफिक है तो, अब लाहौर की ट्रैफिक या कराची की ट्रैफिक में से मैं आपको इतनी जल्दी कैसे पहुंचा देता। मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सकती थी, टैक्सी उड़ाई भी नहीं जा सकती थी, टैक्सी थी, सुल्तान गोल्डन तो नहीं थे हम कि हम आपको स्टंट दिखाते हुए हम एयरपोर्ट तक पहुंचा देते। जिस मैक्सिमम पॉसिबल जो बेहतर टाइम जो था वहां तक हम आपको ले आए। उसमें अगर फ्लाइट मिस हो गई तो मैक्सिमम भी जो कोर्ट अलाउ कर सकती है, क्योंकि ये उसके पार्ट पे लेट होना उसके पार्ट पे नहीं है, ट्रैफिक इज दी कॉज। हाँ, अगर उसने गाड़ी को बहुत ही स्लो चलाई बावजूद ये कहने के कि, या अगर गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो गई कि उन्होंने ठीक मेंटेन नहीं करवाई हुई थी और उसकी वजह से लेट हुए और फ्लाइट जो है वो डिले हो गई या मिस हो गई, तो फिर टैक्सी फर्म के ऊपर जो है वो केस किया जा सकता है। लेकिन वो भी मैक्सिमम ये है कि जो फ्लाइट आपकी डिले हो गई, गाड़ी आपकी हिट हो गई, एक्सीडेंट हुआ, अगला बंदा मैक्सिमम भी जो आपको अमाउंट पे कर सकता है वो अमाउंट पे कर सकता है जो कि आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। गाड़ी की जो वैल्यू डाउन हुई है वो गाड़ी की वैल्यू डाउन होने की कीमत वो नहीं भरेगा कि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन थी जी, अब तो ये जेन्युइन रही नहीं है, अब इसका एक्सीडेंट हो गया तो अब इसकी वैल्यू इतनी डाउन हो गई है, वो भी पे करें तो वो पे नहीं करेगा। वो सिर्फ जो एक्सीडेंट हुआ है वो सिर्फ एक्सीडेंट की अमाउंट पे करने का पाबंद है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और वो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कितने अच्छा, मोहम्मद अहमद रियाज साहब भी आ गए हैं, साकिब मुस्तफ़ा साहब तो नहीं है ना, और मोहम्मद हसनैन साहब भी आ गए हैं। मोहम्मद सर हसनैन, मुझे लगा कि क्लास स्टार्ट शायद हो जाए अभी, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया।
अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद हसनैन साहब आ गए? अच्छा, और मोहम्मद हसनैन साहब के अलावा कौन किस नए बंदे ने ज्वाइन किया है? हसन जमाल साहब। और मैं तो शुरू से ही था सर, यस सर। क्लास के साथ ही था सर। जी बेटा। हसन जमाल भी आ गए हैं। वो मेरे पास तो नहीं आया। हाँ तो वो ठहरो एक मिनट वेट करें। मैं भी तो दो बार दूंगी। मोहम्मद हसनैन और दो बार। चलें जी ठीक है। 3 टॉपिक्स हैं, एजेंसी है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मिड टर्म्स के लिए। सर इस मंडे से नोट्स लान हाँ जी। ओ, क्या कोई सीन सा? किस चीज का? क्लास है ना? यार कोई पता नहीं, पैन जो सर बड़ा गुस्सा करने पे कहने पे संगेरा के ना आए कि इतने लड़के हैं, 30 लड़के हैं क्लास, कोई भी नहीं लेता, 5-6 लड़के आते हैं, क्या चक्कर है? तो फिर एजाज साहब से बात की है ना, पता नहीं क्या चक्कर है। कहते हैं जी अगले हफ्ते से अगले हफ्ते से पेपर स्टार्ट है, तो ये बचे ऑनलाइन पेपर पेपर कैसे होंगे? करेंगे? हाँ नुमेरिकल आएंगे ना, नुमेरिकल नहीं आते, किस तरह करेंगे पेपर? फिर तो बड़ा रोला है। वही ना, आप ये किसी ना किसी को आते हो तो फिर ही कोई ना कोई सीन चलेगा। चलो अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अब क्या पता क्या बनता है यार, पता नहीं क्या होगा पेपर में। और सुना किधर है आजकल? बड़ा घूमता फिरता है। यार अब क्या करें, घूमना फिरना ही है, और जिंदगी में घूमना फिरना ही है, और क्या करें। किधर है, लाहौर है या इधर ही है पिंडी? नहीं पिंडी ही हूँ यार, तो होता ही है। अच्छा चल ठीक है, फिर राब्ता होगा इंशाल्लाह। ठीक है।